हुमायूं सईद, नदीम बेग और ARY फिल्म्स, ये एक इतना लीथल कॉम्बिनेशन है, इतनी कमाल की तिगड़ी है जिन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी हैं। जवानी फिर यानी 1, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर यानी 2। जब इनकी एक नई फिल्म आए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा हाई। ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन्होंने डिसअपॉइंट किया या ये एक बुरी फिल्म थी। इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच, एक ईद इंटरटेनर है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट नदीम बेग्स फाइनेस्ट वर्क एंड इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। हाय गाइस, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज द सच सच रिव्यू और आज मैं सच सच रिव्यू करूंगा फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा को। रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को लग रहा है कि लंदन नहीं जाऊंगा पंजाब नहीं जाऊंगी का सीक्वल है। ये उसका सीक्वल बिल्कुल नहीं है। कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी, ना ये एक स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ यानी कि एक किरदार को निकाल के एक नई फिल्म डाला जाए, जैसे फॉर इंस्टेंस दुर्दाना प्लेड बाय उर्वा हुसैन, अगर उन पे एक फिल्म बनती दुर्दाना दे लश्कारे तो ये स्पिन ऑफ भी नहीं है। ना ही ये एक रीबूट है। रीबूट यानी कि उसी कहानी को दोबारा से बताया जाता है एक नई कास्ट के साथ, जहां पे कहानी को अगेन रिफ्रेश किया जाता है। ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल सीक्वल या एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है, यानी कहानी मिलती जुलती है, कुछ थीम्स सिमिलर हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सीक्वल, इट्स अ सीक्वल इन स्पिरिट। महेश भट्ट की बहुत सी फ्रैंचाइजेस इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। द मर्डर फ्रैंचाइज, द राज फ्रैंचाइज। कहानी के थीम्स मिलते जुलते हैं, कास्ट सेम होती है एट टाइम्स, बट एक मुख्तलिफ कहानी होती है। खैर, अब बात करते हैं लंदन नहीं जाऊंगा के बारे में। तो कहानी कुछ यूं है। चौधरी जमील प्लेड बाय हुमायूं सईद भावलपुर की एक बहुत पुश्ती अमीर फैमिली के चश्मो चिराग हैं। इनकी मंगनी होने वाली है आरजू के साथ, जो इनकी कजन है, प्लेड बाय कुबरा खान। एंटर ज़ारा तिवाना प्लेड बाय महविश हयात, अ गर्ल फ्रॉम लंदन विद एन एक्सेंट सो बैड कि आपके जो कजन लंदन में 2 हफ्ते गुजार के आते हैं, उनका एक्सेंट में इनसे कुछ बेहतर होगा। बट देन लेटर इन द फिल्म जब वासे चौधरी हु प्लेज हैरी वो भी लंदन से आते हैं और उनका एक्सेंट इससे भी ज़्यादा बुरा होता है, फिर आई रियलाइज कि इनका लंदन कुछ और ही है। खैर, ज़ारा इनकी मंगनी को क्रैश करती हैं और ख्वाहिश का इजहार करती है कि मुझे आपकी हवेली देखनी है। एंड चौधरी जमील सोचते हैं कि भाई मंगनियां तो होती रहेंगी, इनको हवेली दिखाना ज़्यादा अहम है, तो वो उनको हवेली के एक टूर पे ले जाते हैं। एंड इट्स लव एट फर्स्ट साइट फॉर चौधरी जमील। आगे कहानी में क्या होता है, ज़ारा यहाँ पे क्यों आई हैं, वो हवेली को देखना क्यों चाह रही हैं और चौधरी जमील क्या क्या करते हैं, यह है फिल्म की बेसिक कहानी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, तो कुछ थीम्स पहले पार्ट से मिलते जुलते हैं। एक देसी लड़का, एक बाहर की लड़की, लड़के को होता है लड़की से प्यार। द गर्ल सेज नो बट ही सिंपली कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। बट अनलाइक द फर्स्ट पार्ट जहां प्रॉपर एक प्यार की डेवलपमेंट थी, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू बस इस बात को मानना पड़ता है कि भाई चौधरी जमील को ज़ारा तिवाना से हो गया है बेइंतहा प्यार और इस प्यार को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हैविंग सीन द ट्रेलर, हर कोई इस बात को प्रिडिक्ट कर सकता था कि एंड पे हीरो और हीरोइन इकट्ठे हो जाएंगे। ऑनेस्टली इट्स नॉट इवन अ स्पॉइलर, बट हम लोग ज्यादा इन्वेस्टेड थे इन द जर्नी कि एक साइड से प्यार है, एक साइड से इनकार है। ये इनकार इकरार में कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, कब बदलेगा, पूरी कहानी एक यही जर्नी थी। और ये जर्नी चल रही होती है पेनफुली स्लो टुवर्ड्स द एंड, माइट आई ऐड, बट टुवर्ड्स द वेरी एंड जो क्लाइमैक्स आता है एकदम से हर चीज ऐसे रश किया गया है और फिल्म को एंड पे बस रैप अप किया गया है। एंड यूर लेफ्ट वंडरिंग कि भी पूरी कहानी एक बिल्डअप था कि ये कैसे, कब, क्यों होगा, और आपको उस बात का एक प्रॉपर जवाब नहीं मिलता और फिल्म को बस एकदम से रैप अप कर लिया जाता है। फिल्म को लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ही इज अटोनिंग फॉर हिज सिंस। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ दिखाया गया था, जिसपे बहुत से लोगों ने एतराज़ात किए थे कि ये थप्पड़ क्यों आ गया, फिल्म को एंटी फेमिनिस्ट करार दिया गया था, उसके बाद खलील साहब पे ये एक लेबल लगा था कि वो एक मिसोजिनिस्ट है, तो खलील साहब कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए उन सब बातों को छुटलाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पहली फिल्म का एक एंटीडोट है। मतलब हर 5-10 मिनट बाद एक फेमिनिज्म की बात आ जाती है एंड आफ्टर अ पॉइंट इट सीम्स फोर्स्ड एंड इन योर फेस। फर्स्ट पार्ट में एक थप्पड़ था जो मेरे मुताबिक कोई गुनाह कबीरा नहीं था, वो एक किरदार था, उस किरदार का एक सर्टेन माइंडसेट था, उसने थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ को कहीं भी ग्लोरीफाई किया नहीं गया था। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द हुपला बैक देन आल्सो एंड इवन नाउ आई डू नॉट गेट व्हाई द फिल्म वाज ट्राइंग सो हार्ड कि अपने वो ना उन सिंस को धोने की कोशिश करी थी कि भाई हम फेमिनिस्ट हैं, हम औरतों के साथ खड़े हैं। इट जस्ट फेल्ट वेरी अननेचुरल। इससे पहले आप सब लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाए, मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि आई आइडेंटिफाई एज अ फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म की
बेसिक डेफिनेशन है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर बोथ द सेक्सेस। मुझे बस ऐसे लगा कि इस फिल्म में हल्का सा ये फोर्स था, इट वाज अ बिट टू इन योर फेस। खैर, फिल्म को डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने, और नदीम बेग की फिल्म हो और एक विजुअल एक्सट्रावेगेंजा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक एक सीन, एक एक शॉट इतनी खूबसूरती के साथ लिया गया है, प्रोडक्शन वैल्यू कमाल किया, सिनेमाटोग्राफी इज ऑन पॉइंट। पूरी फिल्म एक बिग स्क्रीन एक्सट्रावेगेंजा जिसको बड़ी स्क्रीन में देखने का मजा ही कुछ और है। ऑल्सो जस्ट लाइक द फर्स्ट फिल्म, यहां पर भी आपको बहुत एक मजेदार तरीका देखने को मिलता है स्टोरी टेलिंग का, कि जहां पे एक सीन है हाई ऑन इमोशंस और वहां पे एक पंच लाइन आ जाती है, ऑल्दो नॉट एज इफेक्टिव एज द फर्स्ट पार्ट, जिसके बहुत से सीन्स, बहुत से डायलॉग्स आइकॉनिक बन चुके हैं। एक सीन, एक डायलॉग आई एम श्योर आप सबको याद होगा, जो हुमायूं सईद उर्वा को कहते हैं, हेल्प मी दुर्दाना। हेल्प मी दुर्दाना। हालांकि वो एक सीरियस नोयत का सीन था, उसमें इस डायलॉग ने एक कॉमेडी का ट्विस्ट ऐड कर दिया, तो उस चीज को यहां पर भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बट इट डज नॉट सक्सीड क्वाइट एज मच लाइक द फर्स्ट पार्ट। मोर ओवर, इस फिल्म की कहानी में बहुत जगह पर लूप होल्स हैं और बहुत जगह पर लॉजिक को चैलेंज किया जाता है। अब मैं स्पॉयलर्स में जाना नहीं चाह रहा, बट बहुत जगह पे आप ये सवाल उठाते हैं कि ये किरदार ये क्यों कर रहा है, इस किरदार का यहाँ पर आकर ये करने की क्या वजह थी, एंड लॉजिक टेक्स अ बैक सीट। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी फिल्म को रिव्यू करता हूँ, मैं उसको एक रिलेटिव अंदाज में करता हूँ। मैं देखता हूँ फिल्म की टीम कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इससे पहले वो कितना काम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक रिवाइवल से गुजर रही है, एक रीबर्थ से गुजर रही है। हमारे पास टेक्नीशियंस बहुत कम है, हिदायतकार बहुत कम है। एक फिल्म के लिए एक टीम को इकट्ठा करना पड़ता है, और इस टीम को इकट्ठा करना बड़ा एक मुश्किल काम है। तो अगर एक हिदायतकार की पहली फिल्म है तो मैं थोड़ा उनको लीवे देता हूँ, मैं थोड़ा लीनियंट होता हूँ, बट अगर एक हिदायतकार के पास एक प्रॉपर टीम है, वो इससे पहले फिल्म बना चुके हैं, तो मैं वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होता हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नदीम बेग और इनकी जो टीम है, एयरवे फिल्म्स, हुमायूं सईद, इनके पास जो एडीज हैं, वो सब प्रॉपर अपने आप को मनवा चुके हैं, वो इससे पहले बहुत सी फिल्म बना चुके हैं। तो अगर ये एक नदीम बेग की फिल्म होगी, एक हुमायूं सईद की फिल्म होगी, एक एयरवे की फिल्म होगी, तो उस पर ऑब्वियस बात है रिव्यू थोड़ा मेरा स्ट्रिक्ट होगा। अच्छा, मूविंग ऑन, एक और बात मैं करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे बहुत मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आसपास में बहुत ये बात सुन रहा हूँ कि हुमायूं सईद इज टू ओल्ड टू बी द हीरो, महविश हयात इज टू ओल्ड टू बी द लीडिंग लेडी। या मेरा आप सबसे एक सवाल है, मेरा एक इख्तलाफ है, क्या बॉलीवुड में अभी भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हीरो नहीं आ रहे, और उनकी उम्र ठीक ठाक ज़्यादा है हुमायूं सईद से? क्या कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा अभी भी लीडिंग लेडीज नहीं आ रही? तो अपने मुल्क के अदाकारों के लिए डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? क्या वो फिट नहीं है? क्या वो कैमरा पे अच्छे नहीं लग रहे? अगर वो अच्छे लग रहे हैं, वो फिट है, तो व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द फस? हाँ, एक बात में आप सबसे मैं अग्री करूंगा कि एज अप्रोप्रिएट रोल्स होने चाहिए। मतलब वी वुड लव टू सी अ लॉट मोर ऑफ हुमायूं एंड महविश, बट इन रोल्स दैट आर टेलर मेड फॉर देम। इस फिल्म में जो किरदार था चौधरी जमील का, या जो किरदार था ज़ारा तिवाना का, मेरे मुताबिक अगर कोई यंगर एक्टर्स उनको प्ले करते ज़्यादा इफेक्टिव होता। मतलब चौधरी जमील का जो किरदार था, बड़ा एक अल्लड़ सा लड़का था, केयरफ्री सा लड़का था, अम्मी जी, अब्बा जी, कुत्तों के ऐसे कराता है, कुछ नहीं करता है, कोई फिक्र फाका नहीं है। इन इज अर्ली स्लैश लेट 20s टाइप का किरदार था वो। सिमिलरली जो ज़ारा तिवाना का किरदार था, वो आई थिंक दिखाया भी उन्होंने अर्ली स्लैश लेट 20s था, तो वो किरदार महविश पे सूट एसच नहीं किया। मतलब महविश एंड हुमायूं दे लुक सुपर हॉट ऑन कैमरा, इनकी केमिस्ट्री कमाल की, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, एक स्टार पावर कमाल की है, बट कहीं ना कहीं रोल्स इन पे इतने सूट नहीं किए। ये मेरा जाती मानना है। बट हुमायूं सईद के डिफेंस में उन्होंने फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग शामिल कराए जिनसे इस बात की वेटेज थोड़ी कम हो जाती है। फिल्म में एक डायलॉग है जहां वो अपनी अम्मी से पूछते हैं, अम्मी मेरी उम्र क्या है, एंड अम्मी कहती हैं अब्बू से छोटे ही हो। सिमिलरली एक और डायलॉग है जहां बड़े वो टेंशन में बैठे हुए हैं, एंड ही सपोज्ड टू से कि मेरा मुंह बड़ा छोटा हो गया टेंशन में, बट अब्बू कहते हैं मुंह और बड़ा नहीं हो गया। मतलब इन बातों के जरिए वो खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं कि इससे बेहतर कोई और आप पर मजाक उड़ाए, कोई उंगली उठाए, आप खुद ही मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑन हुमायूंस पार्ट, एंड कूडोस फॉर डूइंग दैट। एक्टिंग की बात करें तो आई विल स्टार्ट विद हुमायूं सईद हु प्लेज चौधरी जमील। I think Humayun has mastered the art of playing this Punjabi मुंडा. He does this role brilliantly. जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, वो एक ऑरा है, एक पर्सोना है, एक स्क्रीन प्रेजेंस है कि आपको लगता है कि भाई स्क्रीन पे एक हीरो आ गया है, देखो आ गया है जट। हुमायूं सईद इज टू गुड। महविश हयात एज ज़ारा तिवाना, yet another fine actor who does a phenomenal job. जस्ट लाइक हुमायूं सईद, इनकी भी इतनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है, इतना कमाल का ऑरा है, जब भी स्क्रीन पर आती है शी कंप्लीटली ओन्स इट। एंड जब हुमायूं और महविश आपको इकट्ठे एक फ्रेम में देखने को मिलते हैं, द केमिस्ट्री स्पार्क्स फ्लाई।
आई थिंक न्यू एज ऑफ सिनेमा की अगर आप आइकॉनिक जोड़ीज की बात करो तो टॉप पर हुमायूं और महविश का नाम ही आता है। तो महविश याद, थम्स अप। कुबरा खान प्लेज आरजू, एंड बिफोर आई से एनीथिंग एल्स मैं एक बात कहना चाहूंगा, वी ऑल वांटेड टू सी मोर ऑफ कुबरा। अगर कुबरा फिल्म में और दिखती तो फिल्म में 4 चांद लग जाते। Regardless, Kubra does a great job as Arzu. She looks pretty. She adds that spunk to the film. और जो उनका किरदार जितना लिखा गया था वो उसको बखूबी निभाती है। And she looks beautiful on camera. गौहर रशीद plays भट्टी. I felt he was wasted क्योंकि टेलीविजन में जो अपनी अदाकारी के जौहर वो दिखा चुके हैं उस हिसाब से the role felt a bit unfair. But regardless जो उनका किरदार था वो उसको बखूबी निभाते हैं। वासिफ चौधरी plays Harry. And while मुझे इनकी एक्टिंग से कोई भी शिकायत नहीं है, I do feel ये रोल शदीद मिसकास्टिंग का शिकार हो गया। हैरी बेसिकली ज़ारा तिवाना के लव इंटरेस्ट दिखाए हैं, ज़ारा प्लेड बाय महविश हयात, और कहीं ना कहीं इस किरदार का मकसद ये है कि हुमायूं सईद चौधरी जमील को जलाना, उनको इनसिक्योर करना। यहाँ पे अगर कोई यंगर लड़का होता, कोई यंगर एक्टर होता, कोई अच्छी बॉडी वाला एक्टर होता, तो वो एक जो सिजलिंग केमिस्ट्री बनती महविश की और उस एक्टर की, उसको देख के जो एक डिजायर्ड रिजल्ट आता वो कहीं ना कहीं मिसिंग था वासी की कास्टिंग से। सो आई फेल्ट वासी को इस रोल में कास्ट होना नहीं चाहिए था। इसके अलावा फिल्म में बहुत से सीनियर अदाकार हैं, सोहेल अहमद जी, सबा फैसल जी, सबा हमीद जी, आसिफ रजा मीर जी, इफ़त उमर जी, एंड दे ऑल डू अ फिनोमिनल जॉब। ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम हैं, अपने किरदारों को बखूबी निभाते हैं और जो जो इनकी किरदारों की रिक्वायरमेंट थी इन पे पूरा पूरा खरा उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कहते हुए, बट आई डू फील कि सोहेल अहमद जी जो एक बहुत कमाल के बहुत मंझे हुए अदाकार हैं, आई डू फील कि उनका जो पंजाबी एक्ट है इट्स गेटिंग अ बिट रिपीटेटिव। मतलब ऑलमोस्ट एवरी अदर फिल्म ही डज दिस पंजाबी डैड, पुतली डायरेक्ट निकाह करा देते हैं, अंगनी कैंसल डायरेक्ट निकाह करा देते हैं। एंड यू नो इट गेट्स अ बिट कि आप ये चीज ऑलरेडी देख चुके हो। मतलब दम मस्ते में उनका ये रोल था, बाहू और आलिया बाट नहीं बाट। अभी टीवी ये रोल वो कर चुके हैं। इस वक्त मेरी अपनी दिल की धड़कनें तेज हुई। अभी फिल्म उनकी आ रही है टिच बटन, वहां पे यही रोल है। तो आई फेल्ट यू नो अगर उनको एक थोड़ा ट्विस्ट दिया जाता उसके किरदार के ऊपर, वो ज़रा मजे का होता है देखने में। बट रिगार्डलेस सोहेल अहमद इज द जान ऑफ द फिल्म, और जब भी स्क्रीन पर आते हैं जो वो 5 लाइन बोलते हैं और जो सिनेमा में लाफ्टर होता है वो सारा सोहेल अहमद के इन डायलॉग से ही आता है। तो उनको यू नो एक गॉड गिफ्टेड वो टैलेंट है, वो जब भी कोई डायलॉग बोलते हैं, कोई लाइन बोलते हैं, इतनी उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग है कि बड़ा वो मजा आ जाता है। तो ही डज अ फिनोमिनल जॉब, बट आई जस्ट फेल्ट कि हल्का सा किरदार ये थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है। म्यूजिक की बात करूं मैं तो द म्यूजिक इज स्ट्रिक्टली ओके। अगर आप पंजाब नहीं जाऊंगी की एल्बम की बात करें तो एक एक गाना आज भी हम सबको याद है, बट लंदन नहीं जाऊंगी की म्यूजिक एल्बम उसके हिसाब से थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गाने शूट बहुत कमाल के हुए हैं, इनकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, एंड द क्रेडिट गोस टू नदीम बेग। बट अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो नथिंग मेमोरेबल। लेकिन इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत कमाल का है, जो किरदार उस वक्त महसूस कर रहे होते हैं, जो सिचुएशन चल रही होती है उसके मुताबिक म्यूजिक अप और डाउन होता है। आई डोंट थिंक रिसेंट टाइम्स में मैंने किसी पाकिस्तानी फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर का इतना इफेक्टिव इस्तेमाल देखा है। बहुत से गाने पिछली फिल्म के भी इस्तेमाल किए गए, बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल किए गए। तो बैकग्राउंड स्कोर इज ऑन पॉइंट। टू सम इट ऑल अप, इट्स अ बिग स्क्रीन विजुअल एक्सट्रावेगेंजा, बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं। कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, सेकंड हाफ थोड़ा सा ड्रैग्ड है, बट ऑन द होल आई फेल्ट इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच, एक अच्छी ईद एंटरटेनर है। रेटिंग वाइज आई विल गिव दिस फिल्म अ सॉलिड 3 स्टार। अगर आपने फिल्म देखी है आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और देखते रहें द सच रिव्यू ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।